आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी का परिचय। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है आज का वो है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। कृषि वानिकी के बारे में आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो कृषि वानिकी क्या होती है? कृषि वानिकी के अंतर्गत हम जो है वो वानिकी के साथ साथ जब हम खेती करते हैं यानी फॉरेस्ट्री के साथ साथ जब हम खेती करते हैं तो उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। यानी पेड़ पौधों को उगाने के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं फॉरेस्ट के बीच में खाली स्थान पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम फसल उत्पादन के साथ साथ हम वन वाले पौधों को भी जब उगाते हैं तो उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिचय क्या है। तो कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति जिसका आज भी उतना ही महत्व है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो कृषि वानिकी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, बहुत पुराने ट्रेडिशनल मेथड है। हमारे पूर्वज लोग भी जो है वो कृषि वानिकी के महत्व को समझते थे और इसको अपनाते थे। ठीक है, तो आज इसका वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा से ग्रो कर रही है, इतने ज़्यादा जो है वो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है कि हमारे सामने खाद्य की समस्या जो है वो बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन की समस्या बढ़ रही है। तो जो हमारे पास खाली ज़मीनें पड़ी हैं, बस एक ही रास्ता है कि जो हमारे पास खाली ज़मीनें पड़ी हैं, खेती योग्य भूमि है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर सकें, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें। तो उसी दिशा में इसमें काम हो रहा है कि जब हम खेती के साथ साथ जो है वो हम खेती के साथ साथ वन वाले पौधों को जो हमारे पास कॉमर्शियल रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको जब हम उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फसल तो हमें मिलती है, यानी जो हम फसल लेते हैं खेत में वो फसल तो हमें प्राप्त होती है, साथ साथ खेत के आसपास जो हमारे मेड़ होते हैं, ठीक है, मेड़ या खाली स्थान पड़े होते हैं उसके फसल के बीच में और किनारे, उसका भी हम सदुपयोग कर लेते हैं। किस प्रकार से कर लेते हैं? उसमें हम वन वाले पौधों को उगाते हैं, जैसे आपके शीशम, सागौन, आपके यूकेलिप्टस, ठीक है, साखू, देवदार, तब तमाम प्रकार के जो उपयोगी पौधे होते हैं उसको हम उगाते हैं जिससे हमें अलग से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जब वो तैयार हो जाते हैं कुछ दिनों में फिर उसको बेचने से हमें अलग जो है वो लाभ प्राप्त होता है और जो हमारा मुख्य खेती है वो तो हमें उससे लाभ हमें मिलता रहता है, साथ साथ जो पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं उसका भी हमें लाभ जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें खेती के साथ साथ अलग से किसान को आमदनी जो है वो होती रहती है। तो इसी के बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी द्वारा आम किसान संतुलन का लाभ उठा सके थे। ठीक है, तो इससे जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, एक बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल निरंतर घटते जा रहा है और भविष्य के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता गिरावट के कारण न केवल भविष्य में मनुष्य के लिए खाद्यान्न समस्या है बल्कि पशुओं के लिए भी चारागाह और चारे के अभाव का ईंधन के रूप में लकड़ी की कमी की संभावना भी प्रबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं की खाद्य समस्या तो है ही, होगी ही, और जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है इसमें हमारी जो खेती योग्य ज़मीनें हैं वो निरंतर कम होती जा रही हैं। और क्योंकि कल कारखाने विकसित हो रहे हैं, रोड हाईवे विकसित हो रहे हैं और तमाम प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां लग रही हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं जो हमारी खेती योग्य भूमि है, तो इस प्रकार से खेती योग्य भूमि जो हमारी है वो निरंतर कम होते जा रही है। इस प्रकार से जो हमारे पास बची हुई ज़मीन है उसमें हम किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें, ठीक है, जिससे हमको उत्पादन तो फसल में मिले ही, साथ साथ अन्य लाभ भी हमको जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे हमको जो है वो फूड भी मिले, फ्यूल भी मिले, ठीक है, ईंधन की भी प्राप्ति हो
और हमें भोजन भी मिले, ये चीज़ें हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जनसंख्या के बढ़ने के कारण। ठीक है, ईंधन की समस्या हो रही है, खाद्य उत्पादन की समस्या हो रही है, अन्य इससे रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है वो बहुत ही उपयोगी विषय लेकर के आता है। ठीक है, कृषि वानिकी के द्वारा हम कम से कम जमीन का भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। साथ साथ जो खाद्य एवं ईंधन की समस्या है उसका भी हम निराकरण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि एवं जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी हम बता रहे हैं कि इसके द्वारा केवल खाद्य समस्या, ईंधन की समस्या, ये सारी चीज़ें हल नहीं की जा सकती, इसको तो हल किया ही जा सकता है, साथ साथ अपनी जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है, पर्यावरण संतुलन है, इसको भी बनाया रखा जा सकता है। इसके अलावा मृदा संरक्षण को भी, ठीक है, भूमि या ठीक है, भूमि को जो है, जो हमारी उपयोगी भूमि है वो क्षरण होकर के नदियों में चली जाती है, मिट्टी का क्षरण होकर नदियों में बरसात साथ बह जाते हैं। तो जब वानिकी का हम उपयोग करेंगे, वनों को लगाएंगे, तो वन के माध्यम से मिट्टी जो है वो हमारी संरक्षित रहेगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं, तो जो हमारी उपयोगी मिट्टी है वो नहीं बह के जाएगी। तो मृदा क्षरण को भी कम करेगा, पर्यावरण के प्रदूषण को भी वन हमारे कम करेंगे, हमें शुद्ध हवा देंगे। ठीक है, और तमाम प्रकार के जो हमारी जैविक खाद है, जैसे पेड़ पौधों की अवशेष जो मिट्टी में गिर जाते हैं, उससे हमारी जो जैविक खाद तैयार होती है, उसमें फसल हमारी अच्छी होती है। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जड़ हैं, तने हैं, वो सड़ गल जाते हैं, उससे भी हमारी खाद जो है तैयार होगी, जिससे मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे लाभ इससे जो है हमको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको परिचय बता दिया। अब इसके बाद हम डिफिनीशन की बात करेंगे, कृषि वानिकी क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या चीज़। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से इमेज में आप देख पा रहे हैं कि कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री यानी वानिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो फसलें के उत्पादन, फसल क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाते हैं, वन वाले वृक्षों को हम उगाते हैं, उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कृषि वानिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम वन वाले पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट्रीज को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हम उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं। ठीक है, तो कृषि वानिकी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आप इमेज में देख करके भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे आपको देखिए, इस प्रकार से खेत है, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन है, तो इस प्रकार से हम बीच बीच में देखिए यूकेलिप्टस के पेड़ जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी मुख्य फसल है और इसके बीच बीच में देखिए हमने कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, फॉरेस्ट्रीज हैं, जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, उनकी लाइनें भी हम लगाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी खेती भी हो रही है और हमारे जो उपयोगी पेड़ पौधे हैं, वन वाले पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम उगा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं। इसमें देखिए छात्रों, उन्हीं उपयोगी वृक्षों को शामिल किया जाता है, मतलब कि वन में बहुत सारे वृक्ष आते हैं, तो उनको हम, जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं एवं उन वृक्षों को शामिल करते हैं जो हमारे फसल से प्रतिस्पर्धा ना करते हों। ठीक है, देखिए फसल से कंपटीशन, कई सारे पेड़ पौधे क्या है, क्रॉप से हमारी फसल से कंपटीशन करते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वृक्षों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। हम एग्रो फॉरेस्ट्री में, कृषि वानिकी में उन्हीं पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, उन्हीं वन वाले पेड़ पौधों को शामिल करते हैं जो हमारी मुख्य फसल को नुकसान
ना पहुंचाएं, यानी कि उनका प्रकाश ना लें, उनसे नमी के लिए कम कंपटीशन करें, उनसे पोषक तत्वों के लिए कम कंपटीशन करें, उन्हीं को हम इसमें ग्रो करते हैं। मोस्टली हम ये देखते हैं इसमें कि जो छायादार पौधे ना हो, जो एकदम जिनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा ना निकलती हों, सीधे जाते हों, उनकी लंबाई बिल्कुल ऊंचाई की तरफ बढ़ते हों, उनकी शाखाएं ज़्यादा ना फैलती हों, जिससे शाखाएं फैलेंगी तो हमारी जो फसल होगी उसका जो प्रकाश है वो ले लेंगे, जिससे हमारी फसल क्या होगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा कोई मतलब, तो हमें नुकसान होने लगेगा। तो हमें जो है इसमें उन्हीं पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो एवं हमारी जो मुख्य फसल है उससे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कम से कम करें। ठीक है, उन्हीं पेड़ पौधों को इसमें शामिल करते हैं। जैसे आपके टिक्स के प्लांट हो गए, यूकेलिप्टस के प्लांट हो गए। ठीक है, आपके जो है वो साइड जो साइड वाले जो खाली स्थान है, बांस वगैरह के पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो ये आपके, तो इस प्रकार से जो है कई सारे वृक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो प्रतिस्पर्धा कम करते हैं, यानी इतने छायादार नहीं होते हैं कि हमारी मुख्य फसल को प्रभावित कर सकें। तो इस प्रकार के पौधे को इसमें, पर्पल के प्लांट भी इसमें हम शामिल करते हैं। तो कई सारे जो है वो कॉमर्शियल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री में शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको उस लिखित डिफिनीशन को हम बताएंगे कि कृषि वानिकी भूपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथा पारिस्थितिकीय रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों या पशुओं को लगातार या क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। तो कृषि वानिकी भूपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों या पशुओं को लगातार क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। तो ये भी वही डेफिनेशन कह रहा जो मैं आपको समझाया कि जो हमारे उन्हीं फसलों को इसमें शामिल किया जाता है जो हमारे लिए कि एक प्रकार से आपके सामाजिक और पारिस्थितिकी, मतलब कि सोशल और इकोलॉजिकल के रूप से, मतलब फसल को कम प्रतिस्पर्धा देने वाली उन फसलों को शामिल जो है वो किया जाता है। उन्हीं वन वाले पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो कि उसमें हम आसानी से ले सकें, जो हम खेत के बीच में जिन पौधों को आसानी से ग्रो कर सके और आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए लाभकारी हो, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो भूमि के उपयोग से संबंधित है, यानी भूमि का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। एक तो हम फसल भी ले रहे हैं, साथ साथ तमाम प्रकार के जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधे वाले हैं उनको भी हम उगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें डबल इनकम जो है वो खेत से प्राप्त होगी और हमें हमारी ज़मीन का भी सदुपयोग होगा। जो खेत के आसपास खाली ज़मीनें पड़ी हैं, मेड़ पे जो खाली स्थान पड़ा है, उनका भी अच्छे से हम उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि खेत की बात करें तो खेत में मेड़ के आसपास हो गया, जो हमारी ऊसर बंजर ज़मीनी है उसमें हम लगा सकते हैं पेड़ पौधे, उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका मत्स्य पालन हम करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो मछली पालन में है जो हमारा तालाब है उसके किनारे किनारे जो हमारी मेड़ है, बंधे हैं, उसमें हम कई प्रकार के, जैसे बांस हो गया और टीक्स हो गए, बैम्बू हो गए, ठीक है, कई प्रकार के पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ज़मीन का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री में आती हैं। ठीक है, इसके बाद कृषि वानिकी, और इसमें पशुओं को भी लगातार उगाया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे फॉरेस्ट्रीज हैं, जो हमारे वन वाले पौधे हैं, उसके बीच में हम पशुपालन भी करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं। तो इसको इसीलिए कृषि वानिकी में पशुपालन को भी शामिल किया गया है। कृषि वानिकी में खेती योग्य भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्षों को भी उगाया जाता है। तो ये भी डिफाइन हम कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री में, कृषि वानिकी में जो है वो खेती के साथ साथ जो है वो उनको जो है वन वाले पौधों को ग्रो किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन क्या प्राप्त होती है, ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फल इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो कृषि वानिकी के लाभ क्या होते हैं, कृषि वानिकों में ईंधन की प्राप्ति हो जाती है, लकड़ी की प्राप्त होती है, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है, हरा चारा, अन्न, मौसमी, ठीक है, मौसमी फल प्राप्त होते हैं। हरा चारा मतलब कि जैसे कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, बकरियों के लिए चारा, जो हमारे फॉरेस्ट्रीज हैं,
तो उनके में उनकी जो शाखाएं हैं उसको बकरियां भोजन के रूप में, हरे चारे के रूप में उपयोग करती हैं। तो उनकी डालों को भी हम कई प्रकार से पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमें मौसमी फल भी प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनका मौसमी फल को खाया जाता है, उनका हम उगाते हैं साथ साथ जो है वो। तो कई प्रकार से कहने का मतलब है कि लकड़ी तो उपयोगी होती है, साथ साथ ईंधन, साथ साथ मौसमी फल, इसके अलावा जो है वो पशुओं को चारा, बकरियों को चारा, ये भी सारी चीज़ें इससे जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। क्या इस प्रणाली जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको अपनाने से जो भूमि की उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ लैंड जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ज़मीन की उपयोगिता किस प्रकार से बढ़ जाती है कि हम ज़मीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारा खाली स्थान है उसमें हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारा खाली स्थान पड़ा रहता था उसका हम यूज़ नहीं कर सकते थे, मतलब कि उसमें फसल नहीं हो सकती, तो उसमें हम फॉरेस्ट ट्रीज को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो खाली स्थान का हमारे अच्छा उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भूमि की जो उपयोगिता होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे हम यूटिलिटी की बात करें तो ये हो गया, ये हमने आपको इसका डिफिनीशन बता दिया कि किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री को। अब इसके बाद हम इसकी उपयोगिता की बात करें, कृषि वानिकी की उपयोगिता की बात करें, तो कृषि वानिकी जो है वो, कृषि वानिकी की महत्ता वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, कृषि वानिकी की जो उपयोगिता है वो वर्तमान समय काफ़ी बढ़ गई है और इसके द्वारा भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जाता है, सीमित भूमि से जो है वो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कहने मतलब है कि कृषि वानिकी की महत्ता इस समय काफ़ी बढ़ गई है। इससे भूमि की उर्वरा क्षमता, ठीक है, उर्वरक क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो आपके फॉरेस्ट्रीज होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो जो आपके ट्रीज होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनकी पत्तियां ज़मीन में गिरेंगी, पेड़ पौधे के अवशेष मिट्टी में गिरेंगे तो वो सड़ेंगे, कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उसको सड़ाएँ गलाएंगे, जिससे क्या होगा, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो इस प्रकार से मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी हमारे फॉरेस्ट्रीज को उगाने से। इसके अलावा सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया सकता है। ठीक है, जो हमारी सीमित भूमि है यानी कि कम जमीन में हम खेती कर रहे हैं, साथ साथ कुछ टीक्स के पौधे, यूकेलिप्टस पौधे हम उगा रहे हैं, पर्पल के पौधे हम उगा रहे हैं, उससे क्या होगा, हमें अलग से लाभ होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। जब वो 5 साल 10 साल में वृक्ष तैयार हो जाएंगे तो जब हम उनको बेचेंगे व्यापारी से तो अलग से हमको मुद्रा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि कहा जा सकता है, मान लीजिए आपके यहाँ एक लड़की जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है और लड़की जो है वो जब वो पढ़ाई लिखाई योग्य हो जाती है, मतलब शादी विवाह के लायक हो जाती है लगभग 20-21 साल में, तो 20-21 साल के मतलब लड़की जब जन्म लेती है, अगर तब हम पेड़ पौधों को लगा देते हैं जो हमारे कॉमर्शियल पर्पस से इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे हैं, जैसे सागौन है, टीक्स हैं, सागौन है, पर्पल हैं और आपके जो यूकेलिप्टस हैं और जो है शीशम है, अगर इसको हम लगा देते हैं जब लड़की जन्म लेती है उस समय हम अगर लगा देते हैं तो उसका जब विवाह योग्य लड़की हो जाएगी उस समय क्या होगा कि वो पेड़ तैयार हो जाएंगे और उसको बेच करके हम अच्छे से जो है वो शादी विवाह में हम मतलब किसान की हेल्प हो सकती है लड़कियों के। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग से इनकम के स्रोत जो है वो हमारे फॉरेस्ट ट्रीज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी हमारा जो है वो अलग से इनकम का स्रोत कहा जा सकता है। और इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इसकी यूटिलिटी ये है कि ये जो है वो अन्य चीज़ से उपयोगी है ही है, साथ साथ पर्यावरण के लिए भी संतुलन को बनाए रखा जाता है। ये हमारे वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध हवा देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पर्यावरण के बैलेंस को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ईंधन एवं इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, इससे ईंधन एवं इमारती लकड़ी भी प्राप्त की सकती है। कई प्रकार के भवन के निर्माण में भी काम आते हैं और नाव के निर्माण में और कई सारी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह इससे बनाए जा सकते हैं। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, काफ़ी उपयोगी होती हैं ये जो हमारे कमर्शियल पर्पस से इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं। तो इसका उपयोग हम कई प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। बंजर भूमि को सुधारा भी जा सकता है। ठीक है, कई प्रकार के वृक्ष हैं जो बंजर भूमि को सुधार सकते हैं।
कई प्रकार के इसमें जो है वो जैविक मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो तमाम प्रकार के क्षारीय तत्व हैं, अम्लीय तत्व हैं, वो नीचे चले जाते हैं और मिट्टी हमारी क्या होती है, उर्वरा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बंजर भूमि को सुधारा भी सकता है। पशुओं को वर्ष भर चारा मिलता रहता है। ठीक है, तो जो हमारे फॉरेस्ट्रीज हैं, जो हमारे वन वाले पेड़ पौधे हैं, उसमें क्या होता है, उसकी टहनियों को बकरियां खाती हैं और तमाम प्रकार के जो है वो हमारे एनिमल से खाते हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं उनको खाते हैं, उनके लिए उपयोगी चारे की भी प्राप्त जो है वो हो जाती है। इसके अलावा उद्योगों हेतु कच्चा माल उत्पादन किया जा सकता है। तो कई प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपके माचिस उद्योग हो गए, कागज़ उद्योग हो गए, दिया सलाई इसको बोलते हैं। ठीक है, आपके कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, लकड़ी उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको कच्चा माल भी प्राप्त होता रहता है आपके फॉरेस्ट्री से। तो ये काफ़ी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में भूमि का तापमान बढ़ने से रोकते हैं, जिससे भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट होने में बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जो मिट्टी को मुरमुरा करने का काम करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते रहते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां जब पेड़ पौधों से गिरती हैं, सड़ती गलती हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म कवक, बैक्टीरिया, अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जंतु होते हैं, वो मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं। केचुए जैसे हो गए, तो केचुए क्या होते हैं, जब ह्यूमस होता है मिट्टी में, तो केचुए अच्छे से अपना काम करते हैं, मिट्टी की नमी को संरक्षित रखते हैं, तो मिट्टी को पलटने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार से मिट्टी को उपयोगी जो है वो सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में होते हैं, जिसके कारण से पौधों की वृद्धि होती है, विकास होता है, मिट्टी जो है वो मिट्टी में हवा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इन सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए हमारे वन जो है वो उपयोगी होते हैं। और वृक्ष अपनी लंबी लंबी गहरी जड़ों के द्वारा भूमि की निचली सतह से पोषक तत्वों को ग्रहण करके भूमि की ऊपरी सतह पर लाने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो निचली सतह में चले गए हैं पोषक तत्व, वो अपनी जड़ों से ऊपरी सतह पर लाते हैं और ऊपरी सतह पर आने पर हमें फसलों को प्राप्त हो जाते हैं। ये सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान इत्यादि से प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसल को नष्ट हो जाती है, इससे वृक्षों को भी कुछ ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा सकता है कि जो तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदा हैं, सूखा है, बाढ़ है, पाला है, आंधी तूफान है, उससे भी हमारे वृक्ष क्या करते हैं, रक्षा करने का काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए एग्रो फॉरेस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करती है। तो इसके बाद फिर हम ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी उपयोगी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और पॉइंट है कि ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी संसाधन है। मतलब ये कहा सकता है कि किसानों की जो डबल इनकम है, किसानों को दुगना आय का स्रोत भी एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, क्योंकि हमारी मुख्य फसल है, जो फसल हम उगाते हैं, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, वो तो हम प्राप्त ही करते हैं, साथ साथ जो हम उपयोगी वन वाले पौधों को उगाते हैं, वो भी कुछ दिनों में तैयार हो जाते हैं, वो अलग से हमको आय के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मान लीजिए बांस लगा दिए, तो बांस हमें प्रतिवर्ष कटेगा, बांस तैयार होगा, तो उससे हमें अलग से इनकम जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से किसानों की आर्थिक दशा भी सुधरती है, लोगों को रोजगार की प्राप्त होती है, कई सारे जो है इसकी यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।